प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग लेके आए हैं सामाजिक अध्ययन का आपका PYQs का एक सीरीज़ लेके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग लेके आते हैं सामाजिक विज्ञान के। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं, यानी आपका 4 अप्रैल 2024 में जो सवाल पूछे गए थे, आज उन्हीं सवालों का एक सेट लेके आए हैं सामाजिक अध्ययन का। तो देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और इसी तरह के सवाल आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना छोड़ दिए हैं। क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम की तिथि को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम की तिथि आपकी बहुत जल्द घोषणा कर दी जाएगी, तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को और अपनी तैयारी को जारी रखें। चलिए हम लोग शुरू करेंगे पहले सवाल से। तो देखिएगा, पहला सवाल क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, पेरिस पर, लंदन पर। तो देखिए, आप लोगों को ये जवाब पता ही होना चाहिए। आप लोग बताइएगा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध चला कब से कब तक था, तो 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसमें जापान पर 2 बार बम गिराए गए। एक 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नामक शहर, कहाँ, तो हिरोशिमा नामक शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। वहीं 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, यानी जस्ट उनके 3 दिन बाद नागासाकी नामक शहर, यानी कि जापान का ही एक शहर था नागासाकी, इस पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिरोशिमा हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डेट बता दीजिएगा कि कब हुआ था हिरोशिमा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा कि बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जल प्रणाली, फार्म प्रणाली या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, बीज हो गया, आपका उर्वरक हो गया और मशीनरी हो गया, ये सभी चीज़ें किस में काम आती है, तो आपकी कृषि कार्य में आपका काम आता है। ठीक है, तो कृषि कार्य में इन सभी चीज़ों को एक कौन सी प्रणाली बोला जाता है, तो फार्म प्रणाली बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मिंग किया जाता है, फार्मिंग का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। तो फार्मिंग से संबंधित जितने भी यहाँ पे सामानों की जरूरत होती है वो फार्म प्रणाली के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताइएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 93 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। वृक्षारोपण का क्या मतलब होता है, जिसमें हम लोग पौधों को रोपते हैं, पौधों को लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला वाला जूट, दूसरा गेहूँ, तीसरा चाय और तिलहन। तो कौन सा वृक्षारोपण कृषि है, तो देखिए जैसा कि मैंने देखा है कि जूट हमारे इधर जो बोया जाता है तो इसका बीज को छिड़क दिया जाता है खेत में। क्या किया जाता है, बीज को छिड़क दिया जाता है। तो यह तो क्या है, वृक्षारोपण नहीं है। गेहूं के भी बीजों को बोया जाता है, यानी छिड़क दिया जाता है, तो यह भी वृक्षारोपण नहीं होगा। वहीं जो सी नंबर में चाय है, तो चाय में क्या किया जाता है कि चाय के पौधों को लगाया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं जो आपका तिलहन है, तिलहन में भी किया जाता है, तो क्या बीजों को छिड़क दिया जाता है और इनसे जो पौधे आते हैं उन्हीं पर फल या फूल लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल क्या है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो देखिए, हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने लिखा था। वहीं बात कर लेते हैं हिंद स्वराज को कब लिखा गया था, तो 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में जब वो रहते थे तो वहीं पे उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी और भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ये इनकी दूसरी पुस्तक है और पहली पुस्तक क्या है, तो हिंद स्वराज है। वहीं महात्मा गांधी ने 4 पत्रिकाएं लिखी। कितनी पत्रिकाएं, 4 पत्रिकाएं। एक है यंग
इंडिया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है नवजीवन, नवजीवन। तीसरा है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और जो चौथा है इनकी पुस्तक वो है हरिजन, सॉरी ये पत्रिका क्या है, हरिजन है, ठीक है, हरिजन, सॉरी नो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनकी दो पुस्तक क्या क्या, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दो पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। और इनकी जो पत्रिकाएं हैं यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन, ये चार पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, सेफ्टी लैंप, वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल या पावर लूम। तो देखिए जेम्स वाट पूछा है तो क्या हो जाएगा, वाष्प इंजन। जेम्स ने किसका आविष्कार किया, वाष्प इंजन का आविष्कार किया, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है तो इनके बारे में बात करें तो हेम्फ्री डेवी, किसने, हेम्फ्री डेवी ने, हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो फ्लाइंग शटल का जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया, तो पावर लूम का एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें 3 प्रकार के कार्य होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला जो होता है उसे प्राथमिक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के कार्य कहते हैं। और दूसरा में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र आता है। और तीसरा जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र होता है, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि कार्य, कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या आता है, जैसे डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, जो लोग सेवा करने का काम करते हैं तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो बोला है कि कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है 2011 की जनगणना अनुसार, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 24.3% आबादी जो है वो द्वितीय कार्यों में लगी है। इसका मतलब उद्योग धंधों से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 97 नंबर में है कि मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है, अंश, हर, मापनी का कथन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी मानचित्र में दूरी को मापा जाता है तो एक स्केल यानी पैमाना को बैठाया जाता है और इस पैमाने में जो अंश होते हैं वही दूरी को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो अंश है यही दूरी को दर्शाने का काम करता है। इसमें अंश में और दूरी में एक निश्चित का अनुपात होता है, ठीक है, उसी अनुपात में अंश को दिया जाता है जिसके आधार पर दूरी का मान ज्ञात किया जाता है। आगे देख लेते हैं। 98 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है के बारे में बोला है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जी ये बात बिल्कुल सही है कि भारत जो है फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये विश्व में, ठीक है। अगर सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले में कौन आता है, चीन आता है। चीन जो है ये फलों और सब्जियों के उत्पादन में सबसे आगे है। दूसरा नंबर देखते हैं, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए सबसे बड़ा नहीं है, जैसा कि पहला ऑप्शन में है कि ये दूसरा सबसे बड़ा है, तो यह सबसे बड़ा नहीं होगा, ठीक है, यानी ये गलत है। तो यहाँ पे गलत को ही पहचानने बोला था, यानी ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं आगे देख लेते हैं, फलों, सब्जी और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इन सारी चीज़ों की खेती को क्या कहा जाता है, बागवानी कहा जाता है। डी नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह भी बात बिल्कुल सत्य है कि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक गेहूं की खेती की जाती है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला देखिएगा क्या है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। देखिए बालाघाट कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी का एक क्या है, तो एक क्षेत्र है, एक जिला है। यहाँ पे क्या होता है, किस चीज़ का खनन किया, तो मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर या चूना पत्थर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसका सही आंसर होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा, ठीक है। बालाघाट खानों में मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
100 नंबर सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15, 20, 30 या 7? तो आप लोग बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा। तो देखिए बिहार में अगर वनों की विस्तार की बात करें, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल नहीं मतलब प्रतिशत कितना है, तो 7.76% है। कितना है? 7.76% में बिहार में वनों का फैलाव है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगर आपको दशमलव में पूछ ले तो 7.76% इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है। वहीं अगर प्रतिशत में आपको पूछ लें कि प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ पे? मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत में वन पाया जाता है। वहीं अगर आपको पूछ ले सबसे कम प्रतिशत में वन कहाँ पाया जाता है, तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में बहुत कम मात्रा में वनों का विस्तार है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ से अगर कोई भी सवाल पूछ ले तो आपको सही आंसर टिक मार के आना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 101 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा क्या होता है कि जब हम लोग सूरज से क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से उसमें सोलर पैनल लगा करके जब इसमें से हम लोग विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करते हैं तो इसे ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। और इसकी सबसे अधिक संभावनाएं कहाँ होंगी? तो देखिए जहाँ जहाँ जगह ज़्यादा खाली होगा, क्या होगा? जगह ज़्यादा खाली होगा। ठीक है, और धूप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ेंगी, तो ऐसी जगहों में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है। तो ऐसा अगर सिचुएशन देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियां राजस्थान में आती है। कहाँ पे? राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का जो कच्छ और भुज जिला है, यहाँ पे सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं पाई जाती है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी सालों भर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश होने के कारण यहाँ का मौसम हमेशा ही बादलों वाला रहता है। तो यहाँ हम लोग सौर ऊर्जा को विकास मतलब नहीं कर सकते हैं उस मात्रा में जिस मात्रा में कि राजस्थान में किया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 102 नंबर सवाल में है कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 15, 7 या 5? तो आप लोग बताएंगे कि कितना विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं भारत में। जैसे कि कांडला हो गया, क्या हो गया? कांडला हो गया, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। वहीं कोच्चि जो है, कोच्चि, यह भी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो इस तरह से कुल भारत में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। ठीक है, इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, SEZ के नाम से इसे इसमें जाना जाता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेगूर मिट्टी या लाल मिट्टी? तो देखिए जो काली मिट्टी है इसे रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं काली मिट्टी को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कपासी मृदा भी पूछेगा तो आपकी काली मिट्टी हो जाएगी, रेगूर मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, देखिए काली मिट्टी का जो सबसे अधिक विस्तार है काली मिट्टी का, ठीक है, इसका सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक इसका विस्तार पाया जाता है। और यहीं महाराष्ट्र में ही कपास की सर्वाधिक खेती होती है। ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में नमी को बनाए रखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कपास की खेती की जाती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 104 नंबर में है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या रूस? तो देखिए जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ये कहाँ हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ हुई थी। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब जो चुनाव आयोग के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र, 5 वर्ष या 62 वर्ष उम्र, 4 वर्ष या 60 वर्ष उम्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी सेवा 6 वर्षों तक हो सकती है। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। लेकिन इन 6 वर्षों में उनकी उम्र अगर 65 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इसे सेवा से निकाल दिया जाता है, यानी सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 65 वर्ष की उम्र तक या 6 साल तक। ठीक है, अगर 6 साल पूरने से पहले ही 65 वर्ष का उम्र पूर जाता है
तो इस स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त को बदल दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 106 नंबर सवाल देखिएगा कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो देखिए लोकसभा में क्या होता है कि एमएलए नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा उसको? तो एमपी बोला जाएगा। क्या? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का चुनाव होता है और इन चुनाव में जो सबसे अधिक बहुमत वाला दल होता है, ठीक है, बहुमत जिस दल का हो जाता है वो बहुमत वाला दल क्या करता है, तो उन एमपी में से एक प्रधानमंत्री को चयन करता है जो उस बहुमत दल का नेता होता है। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 107 नंबर में है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है? देखिए लैंगिक विभाजन का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि लैंगिक का मतलब ये होता है जब लिंग के आधार पर विभाजन करते हैं। लिंग के आधार का क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग स्त्री और पुरुष के बीच में जब हम लोग विभाजन कर देते हैं तो इसे लैंगिक विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगिक विभाजन। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुषों के बीच अंतर, या समाज में स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, या स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। स्त्रियों और पुरुषों के बीच अंतर जो होता है इसे ही लैंगिक विभाजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 108 नंबर सवाल देखिएगा कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन की बात करें तो ये 1990 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। ठीक है, और यह राजस्थान राज्य से शुरू हुआ था। कहाँ से? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं बात कर लेते हैं जब ये आंदोलन हुआ था तो इसके कई साल बाद यानी 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार को क्या कर दिया गया? एक कानून बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया गया था? 2005 ईस्वी में बनाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र में आस्था या मतदान का दुरुपयोग? तो देखिए लोकतंत्र की सफलता, अगर हम लोग को लोकतंत्र को सफल बनाना है, ठीक है, सफल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? शिक्षा की अभाव। तो देखिए जब शिक्षा की कमी होगी तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। बेरोजगारी लोगों में रहेगी तो लोग क्या करेंगे? वोटों के लिए पैसों में बिक जाएंगे। ठीक है, पैसों में जब बिक जाएंगे तो इस तरह से लोकतंत्र का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। उसी तरह से लोकतंत्र में आस्था, तो देखिए जब तक लोगों के बीच लोकतंत्र में विश्वास, आस्था जब तक बना हुआ नहीं रहेगा तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतदान का दुरुपयोग करने से भी लोकतंत्र असफल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है और इस सेशन का अंतिम सवाल भी है, चूंकि आपको डीएलएड के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान से 20 ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये 20वां प्रश्न है। क्या बोला? किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? देखिए आप लोगों को भी पता होगा कि रूस में क्रांति हुई थी। ठीक है, रूस में क्रांति किस कारण से हुई थी? तो साम्यवाद के कारण। ठीक है, समाजवाद को स्थापित करने के लिए। तो ये क्रांति कब हुई थी? देखिए रूस में क्रांति जो मजबूती प्रदान हुई थी वो 1917 में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में जो क्रांति हुई इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाता है। किसे? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और इसी बोल्शेविक क्रांति के तहत रूस में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। और इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था ये भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो लेनिन को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी लेनिन ने क्या किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 20 सवाल को देख लिया जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी हमें पता चलता है कि हमें किस आधार पर तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से सवाल आते हैं। ठीक है, तो इन 20 सवालों में से आपका कितना सवाल सही हुआ और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह के सीरीज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।